आज हम डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे। कल को यार बिजनेस में कोई कमी तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा बिजनेस, है ना, कहीं विजय माल्या की तरह जो है वो बिजनेस एकदम बंद हो जाए या बायजूस की तरह हालत हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। हमने आज जो डिस्कस किया हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लोग अपना डबल एंट्री सिस्टम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आज इस क्लास में हम उस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आज हम बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम में एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम समझेंगे। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने जनरल एंट्री देख ली थी और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था जनरल एंट्री का वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हम बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को रिवाइज कर रहे थे। मतलब बेसिक नॉलेज की अगर आपसे डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन भी पूछेगा तो भी आप यही चीज़ें लिखेंगे। जैसे क्या हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली जो मैंने बताया था कच्ची पर्चियों पे हिसाब रखते हैं, ठीक है, वो होता है। बट जो बड़े बिजनेस होते हैं वो ये काम नहीं करते। जनरली डबल एंट्री सिस्टम ही हर जगह पे फॉलो होता है। ठीक है, बड़े बिजनेस में तो 100% होता है और बहुत सारे छोटे बिजनेस जो हिसाब किताब भी थोड़ा सा भी मेंटेन रखना चाहते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही मेंटेन रखते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो साइड होती है, आप कह सकते हो ये टू साइड्स होती है। ठीक है, और जितने अमाउंट का डेबिट होगा उतने ही अमाउंट का क्रेडिट होगा, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट इसलिए इक्वल आते हैं। ठीक है, तो हर डेबिट जो है इट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से इक्वल रहता है और हर ट्रांजैक्शन के जैसे दो पार्ट होते हैं और दो लेजर अकाउंट को हर ट्रांजैक्शन हिट करता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो एक तरफ सेल्स आ गई, एक तरफ कैश आ गया, तो कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है, और इक्वल अमाउंट से होगी। मान लो 10,000 की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री पास करी है आपने, तो ये इक्वल अमाउंट से हुई है। ठीक है, तो दो लेजर अकाउंट बने, एक तो कैश लेजर अकाउंट बना और एक सेल्स लेजर अकाउंट बना। ठीक है, और जैसे मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो उस केस में क्या होगा कि कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लोन लेना है वो एक लाइबिलिटी होती है और कैश क्या होता है, एक असेट होती है। और मैंने आपको एक इक्वेशन डिस्कस करी थी क्लास में कि जो भी असेट होती है वो कैसे आती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। ये इस तरीके से असेट मिलके बनी हुई होती है। फिर ये सिस्टम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, इससे फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एडवांटेज भी है इसका, आप कह सकते हो कि बेसिकली इसका एडवांटेज है। ठीक है, फिर इससे इनएक्यूरेसी, अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी, मतलब जो जैसे 2 + 2 5 कर दिया आपने, है ना, तो 2 + 2 5 क्या है, एक अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी है। ठीक है ना, मतलब टोटलिंग में गड़बड़ हो गई, मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो गई, ये सब क्या होती है, अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी। तो ये जो है डबल एंट्री सिस्टम से पकड़ में आ जाती है। बट जर्नल एंट्री करते समय पकड़ में नहीं आता। अगर जर्नल एंट्री करते समय आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऊपर 10,000 लिख दिया, नीचे 1,000 लिख दिया, तो ये जर्नल एंट्री करते समय आपको हो सकता है ये मिस्टेक अपने आप करेक्ट नहीं हो, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तब ये मिस्टेक अपने आप आपको पता लग जाएगी कि मिस्टेक हुई है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा, है ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता है। बट मैंने आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बताया है तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप सिंपल ये याद रख सकते हो। बाकी ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, ट्रायल बैलेंस होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम वैसे स्मॉल और बिग एंटरप्राइज दोनों की दोनों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। फिर सारे के सारे, अब वही एक दो बातें वापस से रिपीट होगी, सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो अपोजिट और इक्वल एंट्री होती है इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट। फिर एक इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, तो वही बातें घूम फिर के बार बार कह रखी है। फिर मैंने यहाँ पे जो आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में बताया था वो यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है, ताकि आपको अगर क्योंकि किसी ने लिखा नहीं है और किसी को प्रॉपर हैंड राइटिंग में चाहिए या किसी को प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो वो ये आप रेफ़र कर सकते हो।
ठीक है, ये मैंने टाइप खुद ने किया है। तो पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आती है, सारी की सारी असेट्स। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट कर दो और जो भी असेट जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट करते हैं, सारी की सारी इनकम क्रेडिट करते हैं, है ना। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। फिर हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था। अब आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो जो बिजनेस होता है, ठीक है, अगर आप उसके ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मेंटेन करना चाहते हो, सिस्टमेटिक मेंटेन करना चाहते हो, तो जो बढ़िया सिस्टम होता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि सिंगल एंट्री में तो जैसे मैंने बताया पर्चियों पे हिसाब रखना है ना, उसमें कोई असेट लाइबिलिटी का हिसाब नहीं होता है, उसमें कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनती है। आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, जैसे ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरफ क्या आ जाती है इसमें, कैपिटल, दूसरी तरफ आ जाती है लाइबिलिटीज और एक तरफ आ जाती है सारी असेट, ठीक है। जैसे ये सबका टोटल बराबर होता है। एक एग्जांपल लिया था, आपको 10 लाख की एसेट खरीदनी है, आपके पास 4 लाख की, आपके पास 6 लाख की कैपिटल है, 4 लाख की लाइबिलिटी है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख। ये बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट सर एक पोजीशनल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट आपके बहुत काम की है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बैलेंस शीट पे पूछे कि बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस शीट वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहता है हमेशा ही, ठीक है। और मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, मतलब कि अपन अकाउंट्स में उसको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट है क्या। तो बैलेंस शीट से आपसे पूछ ले 2 नंबर में कि बैलेंस शीट क्या होती है, तो आप बोलोगे बैलेंस शीट इज़ अ फाइनल अकाउंट्स। पहले तो सबसे पहले लिख सकते हो बैलेंस शीट इज़ अ फाइनल अकाउंट, इट इज़ अ पोजिशनल स्टेटमेंट। स्थिति बताती है बैलेंस शीट, आपकी क्या बताती है, स्थिति बताती है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे, मैं आपसे एक मतलब एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि कई बार है ना हम लोग अपने बैठे बैठे हिसाब लगाते रहते हैं घर पे बैठे हुए, ठीक है ना, केवल घर वाले बैठे हैं और मम्मी पापा भाई बहन ये सब बैठे हैं और हम बैठ के हिसाब लगा रहे हैं कि यार हमारे पास कितने की जो है सारी असेट है, ठीक है। आपने बोला यार हमारे पास एक घर है, घर की वैल्यू सपोज कुछ भी मान लेते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है। हमारे पास जो लॉकर है बैंक, उसमें बहुत सारा गोल्ड रखा है, ज्वेलरी रखी है, तो 50 लाख का तो वो होगा, ठीक है। और कैश का बैलेंस है घर में कुछ बैंक में पैसा रखा है, कुछ एफडियां करा रखी है, तो मान लो सब मिला के, और कुछ ज़मीनें भी है गांव के अंदर या फिर कुछ शहर में हमारे पास प्लॉट पड़े हैं, तो सबकी कीमत मिला के हमने बोला यार 3 करोड़ रुपए हमारी जो है सारी की सारी संपत्ति है। लेकिन फिर पापा ने बताया कि एक लोन भी चल रहा है, हाउसिंग लोन भी ले रखा है हमने इस घर पे, ठीक है, और 20 लाख का मान लो लोन भी चल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मतलब 3 करोड़ की हमारे पास संपत्ति है, ठीक है, और एक लोन चल रहा है कितने का, 20 लाख का, ठीक है, और बाकी खुद का पैसा कितना है, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। ऐसे कभी कभी डिस्कशन होता हो घर में, ठीक है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं आ रहा कि अपनी साल की इनकम कितनी है, ये बात थोड़ी आ रही है। बताओ अपनी बातें क्या आ रही है इसके अंदर कि हमारी स्थिति कैसी है, और हमारी स्थिति में क्या आया कि हमारे पास सारी संपत्ति कितनी है। मैंने बताया संपत्ति, बैंक की एफडी भी आपकी संपत्ति है, आपके पास ज़मीन है वो भी आपकी संपत्ति है, आपके पास कैश पड़ा है वो भी आपकी संपत्ति है, ठीक है। और आपकी दायित्व कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी पता लगा कितनी है, 20 लाख जो हमने बैंक से लोन ले रखा है, और बाकी सारी हमारी खुद की कैपिटल है, मतलब खुद का इकट्ठा करा हुआ पैसा है कितना, 2 करोड़ 80 लाख। अगर आज हम अपनी संपत्ति को बेच दें
3 करोड़ मिलेंगे, उसमें से लोन चुकाएंगे 20 लाख का, ठीक है, और हमारे पास खुद के पास कितना बचेगा, 2 करोड़ 80 लाख, वो हमारी कैपिटल है, राइट। तो इसमें बताओ कहीं पे इनकम का जिक्र हुआ क्या कि हमारी साल की इनकम कितनी है, हम महीने के 50,000 कमा रहे हैं कि 1 लाख कमा रहे हैं कि 2 लाख कमा रहे हैं, ये कहीं पे भी इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको क्या बताना है कि बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट विच शो असेट्स एंड लाइबिलिटी, बस इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। और भी हम इसके बारे में मतलब और डिटेल में थोड़ा सा और देख लेंगे, बट इतना सफिशिएंट है अगर आप इतना भी अंडरस्टैंडिंग से लिख लोगे कि बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट शो पोजीशन एंड इट शो पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, इतना भी मोर देन सफिशिएंट है जानने। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट आप ये बेसिक चीज़ें तो कम से कम जान लो। तो डबल एंट्री सिस्टम का फ़ायदा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है अकाउंट्स को सिस्टमेटिक मेंटेन करते हो, तो उससे आप बहुत सारी रिपोर्ट्स बना लेते हो, जैसे फाइनल अकाउंट्स बना लेते हो, जैसे आपने बैलेंस शीट बना ली, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वही जैसे अपन अपन अपने घर की बात करें ना, ठीक है, अपन अपने घर की बात करते हैं और मान लो आपके घर पे आपकी जो इनकम है, आप नौकरी करते हो और आप 1 लाख रुपए मंथली कमाते हो, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग बता रहा हूँ रियल में क्या होता है, ठीक है। मान लो हम कहीं पे जॉब करते हैं और 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, हम नहीं करते तो हमारे फादर करते हैं, आप ऐसा मान लो, ठीक है ना, घर में कोई ना कोई करता ही होगा। तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हमारी सैलरी है, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ खर्चे भी होंगे घर के, ठीक है, घर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल भाई, जैसे कुछ ना कुछ राशन आता होगा घर में डेली, ठीक है राशन एक्सपेंसेस, ये जो दूध सब्जी है ना, ये सब खर्चे होते होंगे आपके डेली की डेली। आपके यहाँ पे छोटे बच्चे होंगे या बड़े बच्चे होंगे, उनकी स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस वो भी जाती होगी, ठीक है। और कोई भी आप खर्चा ले सकते हो, पेट्रोल का खर्चा ले सकते हो कि भाई आपका पेट्रोल लग रहा है दुनिया भर का, तो ये सारे खर्चे हैं। अब मान लो ये सारे खर्चे मिला के आपके खर्चे हैं कितने, 60,000 रुपये पर मंथ खर्चा है। तो भाई आप क्या बोलोगे, यार 1 लाख तो सैलरी है मेरी और 60,000 खर्चा हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, हर महीने 40,000, ये मेरा प्रॉफिट है। बिल्कुल सेम टू सेम बिजनेस भी ऐसे ही करता है। बिजनेस सेल्स की जगह, वो सैलरी की जगह क्या लिख देता है यहाँ पे कि बिजनेस में, व्यापार में सेल्स कितनी है, ठीक है। बिजनेस में राशन वगैरह के खर्चे नहीं होते, ठीक है ना। बिजनेस में क्या खर्चे हो सकते हैं, सबसे मोटा खर्चा मैंने आपको क्या बताया था, परचेजेस बताया था, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है, और भी 10 तरह के खर्चे हो सकते हैं। उन सब का टोटल लगा दिया 40,000, वो 60,000 आ गया, ठीक है। 1 लाख की सेल से 60,000 का खर्चा है, प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 का, ये हमारा प्रॉफिट है, ये बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होता है, एक तरीके से फाइनल अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो बताओ डबल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इससे बहुत सारी रिपोर्ट बन जाती है, क्योंकि अकाउंट सिस्टमेटिकली मेंटेन होते हैं। और वो रिपोर्ट कौन कौन सी हो सकती है, बैलेंस शीट हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ठीक है। ये P&L अकाउंट हो सकता है। और क्या बन सकता है सर इससे, और क्या फायदा होता है, मतलब एरर जो होती है, एरर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब 100% तो ख़त्म नहीं होते, बट एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप हर एंट्री जो लिख रहे हो वो 2 अकाउंट को एक साथ हिट करती है। जैसे आपने एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने माल बेचा नगद, है ना, और आपने एंट्री करी पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एक तरफ कैश डेबिट हो गया, एक तरफ सेल्स क्रेडिट हो गया। ऊपर भी मान लो 10,000 आ गया, नीचे भी 10,000 आ गया, क्योंकि आपने 10,000 का माल बेचा है नगद, ठीक है, नगद मतलब कैश में बेचा, ठीक है। तो ये जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये 2 अकाउंट को हिट कर रही है और दोनों की दोनों अकाउंट एक जैसे अमाउंट से हिट कर रहे हैं। अमाउंट भी सेम है, ठीक है ना, और अकाउंट क्या है, 2 अकाउंट है और साइमल्टेनियसली हिट हो रहा है ना। डबल एंट्री में यही तो होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये कैश अकाउंट है,
एक तरफ सेल्स अकाउंट है। अमाउंट दोनों का सेम है, 10,000 रुपये अमाउंट दोनों का सेम है। तो बताओ हिट क्या कर रहा है, अकाउंट हिट कर रहा है। कितने अकाउंट हिट कर रहे हैं, 2, और अमाउंट क्या है, सेम है। तो गलती होने के चांसेस क्या है, बहुत कम हो जाते हैं। गलती होगी भी तो ये बैलेंस शीट मैच नहीं करती है, ठीक है ना। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच करेगी, बट आप सिंपल अगर आप लॉजिक सोच सकते हो तो कल हमने डिस्कस किया था, एक इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी, फिर ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी और ये बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पे टिकी हुई है, ठीक है ना। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इसी इक्वेशन पे, तो कहीं ना कहीं मिसमैच आ जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इससे एरर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ में एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है। डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है बिजनेस के अंदर। ऐसा क्यों होता है सर, डिसीजन मेकिंग में कैसे फ़ायदा हो जाता है? देखो कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की वजह से कुछ रिपोर्ट्स बना पा रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उससे हमें स्थिति पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है बिजनेस की, है ना, कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। तो इससे ये पता लगेगा कि कल को यार बिजनेस में कोई कमी तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा बिजनेस, है ना, कहीं विजय माल्या की तरह जो है वो बिजनेस एकदम बंद हो जाए या बायजूस की तरह हालत हो जाए। तो वो पहले ही पता लग जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हालत आपकी कमज़ोर होती जाएगी, बैलेंस शीट जो है वो कमज़ोर होती जाएगी, आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आपकी असेट्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लॉसेस बढ़ते जाएंगे। और उसी तरीके से आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, आपकी सेल्स तो हो जाएगी कम, ठीक है, सेल्स तो गिर जाएगी और खर्चे हो जाएंगे ज़्यादा, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, प्रॉफिट ना होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉस में। तो बताओ इन सब चीज़ों से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हुई या नहीं हुई? फिर आपको निर्णय लेने पड़ेंगे कि यार बिजनेस जो है वो कैसे अपन को करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बिजनेस के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, वो आपको निर्णय लेने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो डबल एंट्री सिस्टम की वजह से आप बहुत सारी रिपोर्ट बना पाते हो, और रिपोर्ट बनाने का केवल ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि भाई रिपोर्ट बना दी अपन ने तो काम हो गया, उस रिपोर्ट से हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग्स ले पाते हैं, ठीक है ना। अपने आप में रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है, उन रिपोर्ट से जो निकल के आ रहा है इंटरप्रिटेशन, उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू, ठीक है, एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो सत्य होता है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सत्य अपने आप में ही क्या है, वैल्यूएबल है, उससे कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव हमें पाना नहीं है। सत्य अपने आप में क्या है, एंड है, ना कि मीन्स। उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम से रिपोर्ट बनाई आपने, तो रिपोर्ट्स क्या है, एक मीन है एक एंड को अचीव करने के लिए, और एंड क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। रिपोर्ट अपने आप में काम की नहीं है, रिपोर्ट से कुछ हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है, वो अपने आप में काम की होती है, ठीक है। और इसीलिए हमारे एक कोर्स में टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी वजह से हमारे पास एक टॉपिक है कोर्स में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं। तो एनालिसिस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एनालिसिस करने से हमें डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलता है, निर्णय लेने में फ़ायदा मिलता है। समझ में? हम देखेंगे कि मान लो हमारे पास लोन बढ़ रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई रास्ता लेना पड़ेगा कि भाई लोन जो है वो बढ़ रहे हैं तो उसका निपटारा कैसे किया जाए, असेट्स कम हो रही है, लॉसेस कम हो रहे हैं, तो उन सबसे रिलेटेड हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है फ़ायदा इसका? और देखो फ़ायदा होता है तरह तरह के लोगों को, ठीक है। जैसे बैंक से आप किस तरीके के संबंध रखते हो, बैंक से आप लोन लेते हो बहुत बार, है ना, ठीक है। तो बैंक को क्या बोल सकते हो, आपका लेंडर, ठीक है ना। बैंक कौन है, लेंडर है जो आपको लोन दे रहा है, ठीक है। तो जब वो लोन लेने जाते हो आप, तो आपने देखा होगा कि भाई आप जैसे पर्सनल लोन लेने जाते हो या हाउसिंग लोन कुछ भी लेने जाते हो, आप खुद पर्सनली लेने जाते हो, तो वो आपसे सिबिल स्कोर मांगता है, ठीक है ना। सिबिल स्कोर वो चेक करते हैं आपका पैन कार्ड नंबर डाल के,
ठीक है। उसी तरीके से बैंक जब कोई बिजनेस को लोन देता है बैंक जब, तो बैंक उस केस में उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, ठीक है, बैलेंस शीट चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता है और उसके आधार पे ही लोन देता है, वरना अगर वो बहुत कमज़ोर है तो उसको फिर लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बताओ ये डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हमने ये अकाउंट्स बनाए बहुत सारे, ठीक है ना, और उसको जाके बैंक में शो करा और फिर बैंक ने हमें लोन दिया, ठीक है। और कौन सी एजेंसी होती है जिसको हमारे अकाउंट्स से मतलब होता है? गवर्नमेंट को बड़ा मतलब होता है। गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिसको हमारे डबल एंट्री सिस्टम से बड़ा मतलब होता है, ठीक है। जस्ट सर जैसे कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्जाम्पल ले लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, आयकर विभाग। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो आपसे आपके खाते मांगता है, ठीक है, और तो वो ऑडिट कराने के लिए भी बोलता है। जब वैसे तो ये सब आपके कोर्स में है नहीं, बट अगर आप देखोगे तो आपका अगर टर्नओवर एक निश्चित अमाउंट से ऊपर होता है तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको ऑडिट भी करानी पड़ती है और अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। तो इनकम टैक्स हमेशा क्या बोलता है कि यार अकाउंट्स मेंटेन करो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, नॉट अ सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि यार आप अपना सही प्रॉफिट कैलकुलेट करो और हमें सही तरीके से टैक्स दो, ठीक है। तो वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम ही मांगता है आपसे। इसी तरीके से और एग्जांपल ले सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है। अगर आपके अकाउंट्स में कुछ भी मान लो गड़बड़ पाई जाती है तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स मंगा सकता है, और वो जब भी मंगाएगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा कि आपने किस सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स बनाए हो, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स बनाए हो, क्योंकि उसको ट्रेडिंग, P&L है ना, और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, एक तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर शो करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट बन सकती है, जैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बार बार बोल रहे हैं, वही इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो, चाहे इनकम स्टेटमेंट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, P&L बनाया है, तो आप जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो प्रॉपर तरीके से ले सकते हो, ठीक है, कि हमारे बिजनेस में क्या कमी रह गई है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कंपनी जिसका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो कंपनी सोच सकती है यार कि अब हमें सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें अपना सेल्स को कैसे बढ़ाना है वो सोच सकती है। और एक कंपनी जो है जिसका प्रॉफिट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो उसको लगेगा कि अब हमें इसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। इससे एरर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रिड्यूस बुक कीपिंग एरर। बुक कीपिंग एरर मतलब सिंपल, आप बुक कीपिंग याद रख लो, मतलब अकाउंट्स बनाने की जो एरर है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसको ज़्यादा वर्ड को डिस्कस करेंगे तो फालतू टाइम जाएगा और कोई भी मतलब नहीं है। तो आप सिंपल ये याद रख लो कि रिड्यूस एरर्स लिख दो अगर आपको बुक कीपिंग वर्ड नहीं लिखना है तो, और बुक कीपिंग लिखोगे तो टेक्निकल वर्ड है अकाउंट्स का, तो अच्छा रहेगा लिख लोगे तो ना, रिड्यूस बुक कीपिंग एरर। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो रिड्यूस अकाउंटिंग एरर्स, ठीक है। ये नहीं लिखना चाहते तो रिड्यूस अकाउंटिंग एरर्स लिख सकते हो। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने NCERT से लिए हैं एज इट इज़, ठीक है। तो इसके मार्क्स आपको थोड़े से बेटर मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल पॉइंट नहीं है ये, जो NCERT के पॉइंट है वही है। तो एरर क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जैसे बताया कि असेट्स एंड लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम शुड बी इक्वल। अब ये समझ में आया आपको? असेट्स एंड लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये इक्वेशन की बात कर रहा है। इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिख दूं या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दूं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन को। लेकिन सर यहाँ पे तो इक्विटी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आप कैपिटल लिख रहे हो। अरे इक्विटी को ही कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैपिटल के कई नाम होते हैं, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। आप कैपिटल लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, एक ही बात है। चलो, प्रिफर्ड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड बैंक्स, मतलब जो संस्थाएं होती है बहुत सारी और बैंक्स होती है, वो क्या मांगती है? डबल एंट्री सिस्टम ही मांगती है, ठीक है। जैसे देखो कि लोन लेना इजी हो जाता है, ठीक है,
ऑब्टेन क्रेडिट इजीली। इन्वेस्टर्स को बड़ा भरोसा होता है, ठीक है ना, डबल एंट्री सिस्टम पे। इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर्स। जो कंपनी होती है, कंपनी में कैपिटल कौन लगाता है? कंपनी में ध्यान रखना, कैपिटल जो होते हैं वो शेयर धारक लगाते हैं, ठीक है ना। पैसे कौन लगाता है? शेयर होल्डर लगाता है। कंपनी जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं है, जिसके पास शेयर्स हैं वो सबके सब ओनर्स हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो बस। वो तो क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर है वो ओनर ही कहलाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई अंबानी परिवार के पास ज़्यादा शेयर हैं, तो वो एक तरीके से ओनर की तरह अपन कह देते हैं, बट रियल में वो ओनर नहीं है, ठीक है ना। रियल में अगर मेरे पास एक शेयर है रिलायंस का, तो मैं भी ओनर कहलाऊंगा, ठीक है। बट क्या होता है कि कंपनीज़ में एक रूल होता है कि सेपरेशन होता है ओनर का और मैनेजमेंट का, ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए ओनर जाके डेली मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे मैनेजमेंट खुद संभालता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, ठीक है। बट इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट ओनर्स ही करते हैं। अगर आप देखो कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, बेसिकली ओनर्स मतलब शेयर होल्डर ही करते हैं, ठीक है। बट कंपनी एक्ट कहता है कि जो शेयर होल्डर है वो डे टू डे कंपनी के बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, बड़े बड़े डिसीजन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? आपने देखा होगा कि शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। जनरल मीटिंग या AGM। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आपके पास वोटिंग वगैरह के लिए मैसेज भी आते होंगे कि वोट डाल दो, ठीक है ना, वोटिंग चल रही है। तो वो वोटिंग अलग अलग चीज़ों के लिए होती रहती है, बट ये सब चीज़ें अपने चलो ज़्यादा मतलब की नहीं है, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं ना, वो अकाउंट्स देख के बड़ा खुश होते हैं और उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी भी है हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को। तो अपने अकाउंट्स को आप देखिए कि हर लिस्टेड कंपनी जो होती है अपने अकाउंट्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करती है, ठीक है ना। और ये केवल साल में एक बार अकाउंट्स नहीं बनाते। अगर आप लिस्टेड कंपनियां देखोगे तो ये हर क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कहाँ छापते हैं? न्यूज़पेपर में छापते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वार्टर एंड होता है, तो अगर आप कुछ न्यूज़पेपर देखोगे, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट जो होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सारी कंपनी का आना चालू हो जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शेयर होल्डर है वो अपने डिसीजन हर क्वार्टर के हिसाब से ले तो बेटर रहेगा। पूरे साल वैसे तो क्या होता है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो साल के अंदर एक बार एंड में बनाए जाते हैं, बट जो लिस्टेड कंपनी होती है, बड़ी कंपनी आप सिंपल समझ सकते हो, तो वो क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंट्स बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी बैंक्स एंड मतलब बॉडीज़ एंड बैंक्स। सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, आप कह सकते हो सेबी, ठीक है, सेबी भी आपके अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे मांगती है, ठीक है। या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, आपने सुना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में होता है? ROC के अंडर में होता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे मांग रहा है, ठीक है। और भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है जैसे GST डिपार्टमेंट, ये भी हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर मैंने देखो कुछ टर्म्स वापस से इसमें बता रखी है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और कैपिटल, है ना। दो चीज़ें और लिख रखी, कैपिटल और प्रॉफिट, ठीक है। तो आप देख सकते हो असेट्स मतलब क्या होता है, असेट्स का मीनिंग वगैरह बता रखा है। ये केवल आपके रीड करने के लिए है, ठीक है। मैं चाहूँ मतलब मैं पढ़ा भी सकता हूँ इसको पढ़ाने को तो आपको, बट एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इनका मीनिंग जो है डिस्कस कर चुके हैं। जैसे असेट क्या होता है? असेट हमने डिस्कस किया था कि संपत्ति बेसिकली, है ना, ठीक है। अगर हम बिल्कुल लिटरल टर्म्स में जाएं कि असेट्स क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और ये एक बिजनेस का एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। और अपन अगर आप ऐसा कहते हो तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। इजी आपको थोड़ा सा हो जाएगा। बट
देखो चांसेस तो हैं आपसे असेट पूछ सकता है, वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय असेट, ठीक है, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेट्स, है ना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है, टेंजिबल असेट्स क्या होती है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, बट कुछ चीज़ें हम और डिस्कस कर लेंगे, जैसे करंट असेट्स क्या होती है और नॉन करंट असेट्स क्या होती है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। हमने आज जो डिस्कस किया वो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को लेके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। आप इतना रिवाइज करिए, फिर हम इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाएंगे और जो असेट्स है, लाइबिलिटी है, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन रीड करके अगली क्लास में टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चालू कर देंगे। थैंक यू।